नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज बिहार का बजट पेश किया गया है। बिहार विधानसभा में आज बिहार सरकार ने 2025-26 का बजट पेश किया। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार का यह बजट पेश किया। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ये आखिरी बजट है। एनडीए ने इस बजट को ऐतिहासिक बताया तो विरोधियों ने चुनावी बजट करार दिया। चुनावी गहमा गहमी के बीच बिहार सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में 3.17 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। 40 मिनट के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने 52 नई घोषणाएं की। 2004-05 में जहां बजट 23,885 करोड़ रुपया था, वो इस साल 2025 में बढ़कर 3,17,000 करोड़ का हो चुका है। महोदय, न केवल बिहार के बजट के आकार में वृद्धि हुई, बल्कि नीतीश सरकार ने राज्य में वित्तीय अनुशासन को भी स्थापित किया है। बिहार के इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला कल्याण पर खास जोर रहा। शिक्षा के लिए तो सबसे ज्यादा बजट दिया गया। हालांकि दिल्ली की तरह बिहार में रेवड़ी कल्चर से तौबा की गई। जिस लालू राबड़ी ने बिहार को खटारा बना दिया था, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार अब समृद्धि की ओर जा रहा है। और जो 23,000 करोड़ का बजट था, उसको नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 3,17,000 करोड़ का बजट हो गया। और बिहार में महिलाओं की चिंता, बिहार के किसान की चिंता, बिहार के छात्रों की चिंता, ई गवर्नेंस की चिंता बिहार के समृद्धि का प्रतीक है कि आज 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया। बीजेपी और जेडीयू ने इस बजट को ऐतिहासिक बताया, बिहार के विकास के लिए मील का पत्थर बताया, तो तेजस्वी यादव ने इसे एनडीए सरकार का आखिरी बजट करार दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश के अपने वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को बहुत बधाई दूंगा कि आज आपने बिहार को विकसित भारत बनने में जो 2047 का सपना नरेंद्र मोदी जी ने देखा है कि कैसे गरीब, महिला, किसान और युवा को कैसे जोड़कर हम विकास के मॉडल को आगे बढ़ा सकते हैं। बिहार के बजट में भी 2047 में विकसित बिहार कैसे बने, उसका सपना दिख रहा है। हम लोगों को बिहार की चिंता है और इन लोगों को सरकार बचाने की चिंता है। हम लोगों को लगा कि इस आखिरी बजट में जो इस मौजूदा सरकार, जो एनडीए की सरकार है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, ये इन लोगों का आखिरी बजट है। अब ये लोग दोबारा सत्ता में आने वाले लोग नहीं हैं। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी दलों ने चुनाव के लिए कमर कस ली है। ऐसे में इस बजट को लेकर राजनीति होना स्वाभाविक है। अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव में जनता किस पर भरोसा जताती है। ज्योति राय के साथ आशुतोष कुमार, पटना, भारत एक्सप्रेस। तो कई प्रदेशों में इस वक्त बजट सत्र चल रहा है। बिहार में भी बजट सत्र चल रहा है और आज बिहार में साल 2025-26 के लिए बजट पेश किया गया है और आज तक का ये सबसे बड़ा बजट है। 3,17,000 करोड़ इसका आकार है और इसे लेकर सरकार खुश है। वित्त मंत्री अपनी पीठ थपथपा रहे हैं तो विपक्ष सवाल उठा रहा है। चलिए अब इस वक्त बात करते हैं और हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। कंचना यादव हमारे साथ है, प्रवक्ता आरजेडी, और साथ ही अनुप्रिया हमारे साथ है, जेडीयू प्रवक्ता। अनुप्रिया जी, स्वागत है आप दोनों का ही। लेकिन आज जो बजट पेश किया गया है, आज तक का सबसे बड़ा बिहार का ये बजट है और सम्राट चौधरी बाकायदा ये कह रहे हैं कि डबल इंजन की रफ्तार से प्रदेश दौड़ रहा है। हालांकि विपक्ष कह रहा है कि ये तो एनडीए सरकार का आखिरी बजट है। सुजाता जी, ये लाजमी है कि विपक्ष अपनी राजनीति करे और विपक्ष की राजनीतिक का मंशा क्या है? सत्ता में आना। उनको कभी बिहार की प्रगति और बिहार के शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, इन बातों का चिंता नहीं रहा, क्योंकि पूर्व में भी इनको सत्ता में आने का मौका मिला और उस समय के बिहार को पूरे बिहार की जनता और पूरे देश की जनता जानती है, तो उनका विरोध करना तो लाजमी था। बट आप ये देखेंगे कि आज जो बजट पेश हुआ उनमें किन अहम बातों को ध्यान रखा गया है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, प्रदेश में किस तरह से महिलाओं को सशक्त करने की बात हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, ग्रामीण सुरक्षा की व्यवस्था की बात हो, हर वो पहलू को ध्यान में रखा गया है, जिसमें आप कह सकते हैं कि बिहार की चौतरफा
विकास हो सकती है, जिसमें हर आयामों पर चर्चा हो सकती है। जी। और जो जिस तरह का बिहार 2005 के पहले था और अब का बिहार, जिसमें अब देखिए महिलाएं जिस तरह से आत्मनिर्भर हो गई, अब महिलाओं को किस तरह से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं के तहत महिलाएं किस तरह से स्वावलंबी हो रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं जी। और बिहार की प्रगति में अपना योगदान दे रही है, उसकी रथ ना रुके, वो साथ में चलता रहे। आपने देखा होगा किस तरह से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में वहां बजट में बढ़ोतरी की गई है। स्वास्थ्य व्यवस्था जो कि आज देखिए पटना में पीएमसीएच जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा सेकेंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल हो गया है, और सड़कों का जाल हो, हर घर बिजली हो, न्याय के साथ विकास की गाथा नहीं रुकनी चाहिए, इसी तरह का बजट रहा। ये तो देखिए सारे और जो ये जो आखिरी सकारात्मक बजट पॉइंट्स हैं है वो आपने गिनवा दिए हैं। और बिहार में तो ऐसा हो गया है कि बिहार में 2 कैलेंडर चलते हैं, एक 2005 से पहले का और एक 2005 के बाद का। 2 कैलेंडर में बटा हुआ है बिहार पूरी तरह से। कंचना जी, क्यों बार बार आपके नेता ये कह रहे हैं कि ये आखिरी बजट है? क्योंकि ये तो सच है ना कि 2005 में जहां प्रदेश था और 2025 में जहां प्रदेश है उसमें जमीन आसमान का फर्क है, और तमाम तरह की उपलब्धियां जो है वो सरकार गिनवाती रहती है, और आप भी एक सरकार में समय बिता चुके हैं। देखिए, 2005 के पहले क्या था, 2025 में क्या है, 20 साल का हिसाब यह नहीं देंगे। राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण सुन लीजिए, हर साल ऐसा लगता है कि एक शब्द भी एडिट नहीं होता है, वही कॉपी उठाकर उनको पकड़ा दी जाती है और उनको 2005 के पहले और 2005 के बाद का रट लगाना होता है। आप 2005 के बाद का हिसाब दीजिए, 20 साल में खटारा हो चुकी सरकार बिहार को खटारा बना चुकी है। लेकिन ऐसे नहीं मानेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे ये लोग भी प्रॉमिस किए थे ना। आखिर में पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का दर्जा कहां पर है? जो प्रॉमिसेस बिहार को किया गया था, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज, वो कहां पर है? जो मोतिहारी चीनी मिल वो कहां पर है? दरभंगा एम्स बन चुका क्या? ये पूर्णिया में, मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में जो एयरपोर्ट का वादा किए थे ये कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज से जाएगा, मोदी जी जाते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं। 2014 से बिहार को जो प्रॉमिस किया गया था, क्या वो प्रॉमिस पूरा हुआ है? क्या एक भी प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुआ है? और जहां 2005 की पहले की बात क्यों करते हो आप लोग? आखिर में पहले का भी हिसाब लीजिए, लालू जी के पहले का भी हिसाब लीजिए। लालू जी को जो बिहार मिला था, उन्होंने जो राजनीतिक जमीन बनाई, उसी राजनीतिक जमीन का जो फसल है ना, वो नीतीश कुमार जी काटे हैं। ये सच नहीं है कि जब ये कहा जाता है कि सुरक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ है, लड़कियों की शिक्षा में क्या परिवर्तन हुआ है, स्कूल ड्रॉप आउट में कितनी कमी आई है, नए एयरपोर्ट बने हैं कि नहीं बने हैं, नया एम्स बना है कि नहीं बना है, क्या इसमें बदलाव नजर नहीं आता? और खासतौर पर तब जब नीतीश कुमार के साथ आरजेडी भी सरकार में रह चुकी है, तो अब इस तरह की बातें, यानी कुछ तो पॉजिटिव देख लीजिए। चुनावी साल है तो क्या सिर्फ हमले ही करेंगे? नहीं, बात हमले की नहीं है। चुनावी साल है तो ये भी कुछ नया बात कर ले, अपने 20 साल की उपलब्धियां बताएं। आखिर में ये पता है कि 20 साल में उन्होंने क्या किया? जब 200 राउंड गोलियां चलती हैं आसमान में, आनंद सिंह जैसे लोग जब चलाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? प्रेशर के बाद क्यों होती है? और उन्हीं आनंद सिंह को 2024 के लोकसभा चुनाव के टाइम पर मुख्यमंत्री जी अपने हाथ से साइन करके उनको जेल से निकलवाते हैं। और ये कौन सा महाजंगल राज नहीं है क्या? लेकिन इस पर तो कोई सवाल नहीं उठाएगा। तो अनुप्रिया है ना, अनुप्रिया जी है हमारे साथ। अनुप्रिया जी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार सबसे ज्यादा अपनी पीठ थपथपाते हैं कि क्या जंगल राज, बार बार जंगल राज, यहाँ तक कि जब आरजेडी के साथ सरकार में थे तब भी मन से जंगल राज की याद दिला देते थे। तो क्या जंगल राज पूरी तरह खत्म हो गया है? क्या कानून व्यवस्था पूरी तरह से काबू में है? क्या महिलाओं के लिए जो आप लोगों ने वादे किए थे वो पूरे हो गए हैं? क्या जो सरकारी कर्मचारी हैं या जो किसान है, क्या उन्हें इग्नोर नहीं किया गया इस बजट में? सुजाता जी, कंचना जी ने कहा कि अपनी उपलब्धि क्यों नहीं बताते। बताती हूँ मैं, थोड़ा धैर्य से सुनेगा। सुन नहीं पाएगा मुझे पता है। देखिए, आज पूरे देश में महिला बल में बिहार अव्वल है, क्योंकि ये पूरी आंकड़ा यह है। और बिहार में आज महिलाओं को 35% रिजर्वेशन मिलता है नौकरी में। पूरे भारत में कहीं ये लागू नहीं। क्यों कहा गया? क्योंकि जिस तरह से महिलाओं की स्थिति थी, इसको सुधारने के लिए प्रजनन दर कभी 2.7 हुआ करता था। आज अगर देश में हम देखें कि हमारी महिलाओं की स्थिति इतनी बुरी है, तो आज यहाँ प्रजनन दर है 1.8। यहाँ लिटरेसी महिलाओं की मैं बात कर रही हूँ 68% है। यहाँ पे आप महिलाओं को सशक्त करने के लिए आर्थिक रूप से आप जीविका दीदी को देख लीजिए। जीविका दीदी किस तरह से खुद भी है और उनके परिवार को चला रही हैं। महिलाओं के मांग पे शराबबंदी हुई है। महिलाओं की प्रगति की गाथा तो हम अगर गाए तो वो आप सोच भी नहीं सकते हैं, जो आरजेडी के लोग हैं कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, इनका एक योजना है, माई बहन ऐसे करके उन्होंने योजना लगाया है। इनका एक योजना है जिसके तहत यह है कि अपने परिवार के लोगों को राजनीतिक रूप से स्वावलंबी बना। जैसे एक शब्द में इस योजना को मैं डिफाइन कर दूं,
आदरणीय तेजस्वी यादव जी की जो माता जी हैं, राबड़ी देवी जी, वो हो गई उनकी माता, उनको राजनीतिक रूप से सेटल करना, उनकी बहन उनको राजनीतिक रूप से सेटल करना, और पूरे बिहार की महिलाओं को 2,500 रुपए थमा करके के झुनझुना थमाना है, क्योंकि इनकी नजर क्या होती है बिहार की संपत्ति पे। जब भी इन्हें मिला है सरकार में मौका, ये संपत्ति बिहार के अनुप्रिया जी, लोग आप ये अपना कह रही हैं संपत्ति कि समझती हैं। यानी अगर पैसे जो है, अगर पैसे दिए जाते हैं महिलाओं को, यानी फ्रीबीज जो है वो झुनझुना पकड़ाना है, तो बीजेपी यानी जो आपके साथी हैं जो अलग अलग प्रदेशों में झुनझुना ही पकड़ा रहे हैं क्या? दिल्ली में भी 2,500 का झुनझुना पकड़ाया क्या महिलाओं को? मैं इसको स्पिन करती हूँ सुजाता जी, आप बिहार की तुलना अन्य राज्यों से नहीं कर सकते, क्योंकि बिहार में 90 से 2005 का शासनकाल, जहां अगर बिहार को अगर पूरे देश के आप मैप में देखेंगी तो वहां सड़क से लेकर व्यवस्था में लेकर हर जगह आपको बस खोखली वादे और खोखले गड्ढे आपको मिलेंगे। जिस गड्ढों को भरते भरते आज व्यवस्था यहाँ पे है कि बिहार अपने विकास के साथ में देश के विकास के साथ में चल रही है, और उसमें भी महिलाओं का आना, आप समझ सकते हैं कि 50% आरक्षण मिलता है महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए। वैसे चुनाव जो जमीनी स्तर से होती हैं, 35% का आरक्षण आप नौकरी में पा रहे हैं। महिलाएं यहाँ पे, लड़कियों को साइकिल दिया गया फ्री में हम वादे नहीं करते हैं, क्योंकि हम कल्पना करते हैं और उस कल्पना को उतारते हैं। हम कल्पना अपने सत्ता में आने की नहीं करते, हम सत्ता में रह करके प्रदेश की। लेकिन अनुप्रिया जी, ये गड्ढे भरने में कितना समय लगेगा? 20 साल तो हो गए। कंचना जी, आपकी पार्टी ने कितने गड्ढे कर दिए हैं कि 20 साल से एनडीए पूरी भरने की कोशिश कर रही है, भर नहीं पा रही है। अभी भी वही याद आ रहा है कि 2005 में क्या छोड़ा था, इतने गड्ढे कर दिए आपकी पार्टी ने। देखिए, इनके पास और कुछ है कहने को नहीं। शराबबंदी की बात करते हैं यार, थाने पे चले जाइए, थानेदार शराब पीकर सोए रहते हैं, बाल्टी में शराब मिलते हैं, एम्बुलेंस पेशेंट के लिए नहीं होता है, एम्बुलेंस से शराब ढोया जा रहा है। जो इतने शराब पकड़े जा रहे हैं बोतल, और पकड़े जाते हैं तो कहते हैं कि चूहा पी गया। ये शराबबंदी की बात करते हैं ये लोग। शराबबंदी में नीतीश सरकार पूरी की पूरी फेल हो चुकी है। और लिटरेसी की जिसकी बात करती है मैडम, थोड़ा डेटा देखें। लिटरेसी में आज भी बिहार सबसे पीछे है। 4-4 साल 6-6 साल में तो ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। और वो तो छोड़िए, आप बताइए कि बिहार को आपने कितने यूनिवर्सिटी दिए? आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आखिर में डबल इंजन की सरकार की आप बात करते हैं, तो डबल इंजन से क्यों नहीं कहते कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में दे और पटना यूनिवर्सिटी को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का और ये बिहार को विशेष पैकेज का जो मामला है, ये कई सालों से लगातार चर्चा में तो रहता है, लेकिन जब इसको देने की बारी आती है तो फिर कहीं ना कहीं खामोशी छा जाती है। अनुप्रिया जी, अब ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर इसे चुनावी बजट भी कहा जा रहा है, तो चुनाव के लहजे से भी हम पूछ लेते हैं कि आखिर बजट तो आ गया है, चुनाव में कौन नेतृत्व करेगा? क्योंकि आज हमने देखा कि बहुत खुश नीतीश कुमार थे जब ये बजट पेश किया जा रहा था, शाबाशी दे रहे थे वित्त मंत्री को। देखिए, 2005 से हमारा एनडीए जो अलायंस है, जो नेचुरल अलायंस है, जिसको बिहार की जनता स्वीकारती है, और बिहार की जनता जिस माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्य पे मोहर लगाती है, उन्हीं की सरकार आगे आने वाले समय में बनी। क्योंकि देखिए, बिहार की जनता क्या चाहती है, वैसी सरकार जो जनता के लिए काम करे। हमारा तो भाई परिवार, हमारा पूरा बिहार है। हम पारिवारिक राजनीतिक नहीं करते हैं, हम जाति की राजनीतिक नहीं करते, हम धर्म की राजनीतिक नहीं करते हैं, और ना ही अपने परिवार को राजनीतिक में, परिवार के लोगों को राजनीतिक में सेटल करने की बात करते हैं। आपने कहा कि भाई देखिए कि क्या हुआ, कि भाई कहते हैं कि आखिरी बजट है। आखिरी बजट मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का अधिकार सभी को है। देखते रहे और मुस्कुराते रहे, कहते रहे, कोसते रहे। एक बात बहुत ही अलग से सुजाता जी, 90 से 2005 की बात हम जरूर करते हैं, लेकिन जिनका शासनकाल था वही बात करने से बचते हैं। वह किसकी बात करेंगे? 17 महीने का। नौकरी की बात करेंगे, सुरक्षा की व्यवस्था की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। अरे भूल जाते हैं कि आपको नौकरी किसने दिया। देखिए, उन्होंने कहा, आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने क्या कहा कि मेरी उम्र कम है लेकिन समझ बहुत ज्यादा है। भाई, समझ इतना ज्यादा है, लेकिन यह नहीं बताया कि उम्र भी कम है लेकिन संपत्ति बहुत अधिक है। या उम्र बहुत कम है, आप पे बहुत सारी ईडी सीबीआई के आप दफ्तर का चक्कर लगाते हैं, कई केसेस है, और आप कहते हैं कि विराट कोहली आपके टीम में खेला है। भाई, कैसा ऐसा इतनी ज्यादा, मैं कह सकती हूँ कि इतना उपलब्धि इनके पास में है, संपत्ति अधिक। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार की जो राजधानी पटना है, उसमें सबसे अधिक अगर संपत्ति किसी के पास में है तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी के पास में। इतने कम उम्र में इतनी संपत्ति कहाँ से उन्होंने प्राप्त कर लिया बिना राजनीतिक प्लेटफॉर्म के? यह बिहार की जनता जानना चाहती है, और बिहार की जनता जानते हुए कभी भी
अपने जमीन को नौकरी के बदले उनको नहीं देने जा रहे। जी, भ्रष्टाचार को लेकर लगातार चर्चाएं होती रहती हैं, पक्ष विपक्ष जो है एक दूसरे पर हमलावर इस मामले पर रहता है। अब डॉक्टर संजय कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर संजय, आज के बजट को लेकर कई बातें हो रही हैं। सरकार दावा कर रही है कि हम सबसे बड़ा बजट, डबल इंजन का बजट लेकर आ रहे हैं, तो विपक्ष ये कह रहा है कि ये तो आखिरी बजट है और इसमें कुछ दम नहीं है। नहीं, बजट आखिरी बजट और पहला बजट नहीं होता है। हर साल जिसकी भी सरकार होती है वो बजट लेकर के आते हैं, लेकिन हाँ, बजट में प्रोविजन जिनके लिए रखा गया है उसको समझने की जरूरत है। इसमें कोई प्रहार करने का और कोई इसमें वाहवाही लूटने जैसी बात नहीं। ये बजट में महिलाओं के हिस्से में जितनी चीजें आई, ये बिहार जैसा राज्य जहां पर पिंक टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं थी, वो पूरे जो आप देखेंगे देश के महानगरों में हर जगह पिंक टॉयलेट था। नेचुरल नीड से आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, पिंक टॉयलेट की बात हो रही है। ये महिलाओं के लिए पिंक बस सर्विसेज, जिसमें महिलाएं ही ड्राइव करेंगी, महिलाएं ही उसको ऑपरेट करेगी, महिलाएं ही कंडक्ट करेंगी, तो महिलाओं के लिए एक बड़ी ताकत, और महिलाएं ही सफर करेंगी। टूरिज्म को लेकर के वो जो टूरिस्ट बसेज होंगे, टूरिस्ट प्लेस होंगे, वहां महिला गाइड होगी, वहां पर महिला ही उसको संचालित करेंगी, महिला ही उस बस को ले जाकर के डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी। तो अगर महिलाओं के हिस्से में अगर इतनी सारी चीजें आई हैं, दो चीजें अभी बिहार में देश का सबसे ज्यादा जो बिहार की बेटियां हैं वो 30,000 बेटियां जो हैं वो सड़क पर सुरक्षा प्रहरी बन के खड़ी है और पूरी ईमानदारी से खड़ी है। अगर इस बजट में महिलाओं के हिस्से में ये चीज आई है, इसको पक्ष और विपक्ष में बांट करके ना देखा जाए, क्योंकि बिहार की अपनी आमदनी 22% है, 40% इनको केंद्र के टैक्स में हिस्सेदारी मिलती है, 18-19% अनुदान मिलता है, बाकी या तो ये केंद्र से लोन लेते हैं या ये वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं। तो जो आपकी आमदनी होगी उसी का ना बजट बनाइएगा। लेकिन अगर बजट में 60,000 करोड़ रुपया शिक्षा पर खर्च किया गया, अब जितने प्रखंड है 538 प्रखंड, हर प्रखंड में कहा गया कि हम डिग्री कॉलेज देंगे। अभी भी बहुत सारे प्रखंड, 200 कुछ प्रखंड है जहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है। पीपी मोड की बात बिहार में पहली बार की गई कि भाई हम जमीन मुहैया कराएंगे, कोई इन्वेस्टर आए वहां डेंटल कॉलेज खोले। तो पीपी मोड में अगर ये बिहार इसकी शुरुआत की है तो एक इंटरप्रेन्योरशिप आया, उससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो मैं मानता हूं कि इसको सकारात्मक तरीके से लेने की जरूरत है। मेडिकल कॉलेज की बात की गई, पहली बार बिहार जैसा राज्य, 14 करोड़ की आबादी का राज्य, एक परिवार में किसी को कैंसर होता था वो टाटा इंस्टीट्यूट मुंबई का रुख कर लेता था, उसके पास वो पहुंचने के पैसे नहीं थे, इलाज कराने की बात तो छोड़ दी। अगर बेगूसराय में कैंसर इंस्टीट्यूट, कैंसर अस्पताल बनाने की घोषणा इस बजट में की गई है, क्या ये इससे पक्ष और विपक्ष में बांट करके इसको देखा जाएगा? तो मैं मानता हूं कि जो आपकी आमदनी का, और फिस्कल डेफिसिट को भी आपको मेंटेन करना है कि 3% से आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए। राजस्व घाटा, क्या आपको इकोनॉमिक्स इसकी इजाजत देता है कि अपना राजस्व? लेकिन डॉक्टर संजय कुमार, यही जिस तरह से आपने शुरुआत की कि आपके पास कितने आय के साधन उपलब्ध हैं उसी हिसाब से आप अपना बजट बनाते हैं, तो ये जो तमाम जो ऐलान किए गए हैं, जिस तरह से कहा गया है तमाम प्रखंड में इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ खोलने की, स्टेडियम्स बनाने की जो बात कही गई है, कैंसर अस्पताल खोलने की जो बात कही गई है, कि क्या ये सिर्फ एक चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस तरह के वादे किए गए हैं? वाकई इस तरह ये जमीन पर उतारा जा सकता है? इतने आय के साधन है प्रदेश के पास? नहीं, बिल्कुल उतारा जा सकता है, क्योंकि बजट में जब प्रोविजन हो गया तो वो राशियां तो अलॉट की जाएगी ना। अब इनके पास उस अस्पताल में चिकित्सक कितने होंगे, नर्सिंग स्टाफ कितने होंगे, पैरामेडिकल स्टाफ कितने होंगे, ये सवाल विपक्ष पूछ सकता है। और ऐसे हुए हैं कि जेपी नड्डा आकर के अस्पताल का उद्घाटन किए थे और आज तक उसका ताला नहीं खुला, लेकिन अस्पताल तो बन ही गया है ना। तो बजट में जब प्रोविजन किया गया है तो वो राशि तो आएगी। पिछले वर्ष की भी बात मैं बताता हूँ, 2,78,000 करोड़ का बजट था, उसमें इनका फिस्कल डेफिसिट 3% से कम है, 2.58 कुछ है। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये बजट में इन्होंने प्रोविजन किया है तो केंद्र इनको सहयोग नहीं कर रही है, या बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। आप इसको बेहतर समझती हैं। बिहार की सड़कें जो थी वो 1 लेन की सड़कें होती थी, 2 गाड़ियां आती थी तो वहां पर ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो जाता था। अगर 4-4 लेन की हर जिले में सड़क बनाने के लिए 17,000 करोड़ की राशि अगर उसमें ये अलॉट किया गया है, तो मैं मानता हूं कि एक बड़ा सकारात्मक संदेश है। भाई आप
इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे कर लीजिएगा जब आपके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, जब लाइफलाइन ही नहीं होगा, एयरपोर्ट नहीं होंगे, बिल्कुल। और क्योंकि रोडवेज नहीं विपक्ष की होंगे। नेता हमारे साथ मौजूद है कंचना जी। कंचना जी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर, सड़कों का निर्माण को लेकर कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि पिछले सालों में बिहार में कितना काम हुआ है, जो हमारे जो जानकार हैं वो भी बता रहे हैं। आप लोगों की सुई विशेष राज्य के पैकेज पर ही क्यों अटकी हुई है? अगर विशेष राज्य का पैकेज नाम नहीं दिया जाएगा तो काम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इस बार भी केंद्र के बजट में भी बड़ा प्रावधान बिहार को ध्यान में रखकर किए गए हैं। देखिए, जदयू के प्रवक्ता यहाँ मुस्कुरा रहे हैं। यह भी जब हमारे साथ आते हैं तो केंद्र से विशेष राज्य का पैकेज मांगते हैं, विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं और स्पेशल पैकेज मांगते हैं, लेकिन जैसे ही एनडीए के साथ जाते हैं ये चुप है। ये तमाम बातें तो कर दिए आते हैं बजट में और चुनावी भाषणों में भी। वही तो हम भी पूछते हैं कि दरभंगा एम्स का भी उद्घाटन मोदी जी ने कर दिया था, लेकिन कहाँ उसकी नींव पड़ी हुई है? क्या एयरपोर्ट की तमाम बातें इन्होंने कर दिया था, उसकी नींव हुई है क्या? शराबबंदी की वाहवाही लूटते हैं क्या, वो हो गई है क्या? लेकिन यही है ना कि जो ये कहते हैं क्या वो पूर्ण रूप से लागू होता है? जातिगत सर्वे हुआ, लेकिन जातिगत सर्वे के बाद जैसे ही हमसे अलग हुआ उस पर कोई काम नहीं हुआ। 94 लाख परिवारों को आइडेंटिफाई किया गया था अक्रॉस द कास्ट। जो गरीब है उनको 2-2 लाख रुपए दिया जाए ताकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ शुरू कर सके, अपना काम शुरू कर सके। लेकिन क्या इन्होंने इसको कंटिन्यू रखा? क्या उसका भी तो बजट एलोकेशन हुआ था, उसका भी 3-4 फेज में बजट एलोकेशन हुआ था, लेकिन उसको भी इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। तो ये जो बजट में पेश करते हैं क्या अगले साल तक उसको कंटिन्यू करते हैं क्या? सवाल यह है कि बड़े बड़े जुमले, बड़े बड़े वादे आप तभी क्यों करते हो जब चुनाव सर पे होता है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है सारे के सारे स्कीम जो है वो बंद क्यों हो जाते हैं? हमने मांगा कि वृद्धा पेंशन योजना 400 से बढ़ाकर अनुप्रिया जी, क्या ये सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखकर ये बड़े बड़े वादे किए गए हैं जो वाकई दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि वाकई बिहार के अच्छे दिन आने वाले हैं। सुजाता जी, बिहार की जनता बहुत ही प्रबुद्ध है और उन्होंने 20 साल एक सरकार को चलाने का मौका दिया तो वो सोई नहीं है। क्योंकि देखिए, उनको बिहार में इलेक्ट्रिसिटी की बात मैं करूं, जब इन्होंने छोड़ के गए थे बिहार को तब 22% था, आज 100% है। रोड का जो जाल था वो 34% था, आज 96% है। विकास दर 31% था, आज 64% है। महिलाओं की बात करूं, मैं स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करूं, शिक्षा व्यवस्था की बात करूं, अरे वो काम है जिसके दम पे हमारी सरकार बनती है और जिसके दम पे 2015 में आपकी गई बुझी लालटेन को भी जगमगा दिया था बिहार की जनता ने। याद होगा, वही नीतीश कुमार थे जिनके वादे पे, जिनके काम पे आप जनता के बीच में गए थे। देखिए, काम हमारा काम बोलता है और काम ही के बदौलत हम जनता के बीच में होते हैं और निश्चित तौर पे हम चुनावी जुमले और वादे नहीं करते हैं। यही तो नीतीश कुमार जी की खासियत है सुजाता जी। और इसी काम के बदौलत 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 ही हमने जो काम किया उसके बीच ही हम जनता के साथ चलिए जनता के बीच ही जाते हैं। हालांकि आज का जो बजट है उसमें तमाम क्षेत्रों का और तमाम लोगों का ध्यान रखने की कोशिश की गई है और वो नजर आता है। सबसे बड़ा बजट है, 3,17,000 करोड़ का बड़ा सा आकार का ये बजट है जो पेश किया गया और सरकार ये दावा भी कर रही है कि इस पर काम किया जाएगा और टाइम लिमिट के साथ काम किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।